हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और ये कहा था कि 13B के जो प्रोविजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और केस लॉज में पढ़ेंगे। तो बस उसी बात को हम आज पूरा करेंगे। 13B को आज हमें पढ़ना है। 13B बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इसको ऐड किया गया था सेक्शन 13 में। अब जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है आपसी सहमति, तो दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों तैयार हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अब हमें डिवोर्स चाहिए एक दूसरे से। हमारा पॉसिबिलिटी नहीं बैठती, हमारे जो भी उनके बीच में बातें हैं कि अब हम नहीं रह सकते, तो क्या इतनी बात पे वो चले जाए पिटीशन लेके? जी नहीं। सब सेक्शन 1 सेक्शन 13B का बोलता है कि जो दोनों लोग हैं पार्टीज रहेंगी साइन करके पिटीशन लेके जाएंगे कि अब हमें म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स चाहिए, तो उन्हें दोनों को कम से कम 1 साल हो गया हो एक दूसरे से अलग रहते हुए। अब जब यहाँ पे बात की अलग रहने की, तो अलग रहने का मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे रह रहे, मीन्स दूरियों पे रह रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर है या कई किलोमीटर घर है, नहीं। अगर वो एक छत के नीचे रहते हुए भी हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे तो भी मान लिया जाएगा कि वो 1 साल से अलग अलग ही रह रहे हैं। जैसा कि इसके लिए भी केस था सुरेश्वर देवी वर्सेस ओम प्रकाश 1992 में। ये हेल्ड हो गया कि अगर व्यक्ति एक छत के नीचे भी हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो भी वो पिटीशन लेके आ सकते हैं डिवोर्स की। अच्छा, वो डिवोर्स की पिटीशन लेके आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, जहां पर वो दोनों लास्ट रहे थे या फिर जहां पर अब जो वाइफ है वो रहती हैं। कोर्ट में लेके गए पिटीशन, मैरिज सर्टिफिकेट अगर है तब तो कंपलसरी है, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, शादी की फोटोग्राफ्स लगेंगी, इनविटेशन कार्ड लगेगा, सेरेमनी होते हुए जो सेरेमनी परफॉर्म की गई थी मैरिज होते हुए, तो वो सेरेमनी की फोटो लगेगी। तो उसके बाद जो है पिटीशन फाइल होगी और उन्हें एक कोई ग्राउंड देना पड़ेगा, वाजिब रीजन देना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से क्यों डिवोर्स चाहते हैं। जैसे कि ये जो केस था इंदिरा जंजील वर्सेस एसके जंजील 1993 का केस, इसमें दोनों ये आरोप करते हैं कि हमें एक दूसरे का व्यवहार पसंद नहीं आता, आपको आवेश में आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, नेचर पसंद नहीं है। तो वो बात नहीं है, ये कोई एक पर्टिकुलर ग्राउंड होना चाहिए, कुछ अच्छी मतलब एक ऐसा सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए कि जो कोर्ट को कन्विंस कर सके कि हाँ वास्तव में अब दोनों का साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तो ये 13B का केस नहीं है, ये जो है केस जो है वो क्रुएलिटी की बात करता है कि क्रुएलिटी नहीं काउंट होगी कि अगर एक दूसरे का वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है तो क्रुएलिटी, ये क्रुएलिटी का केस है। बस मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह बोला कि इस तरह से नहीं आ जाएगा कि आप कह रहे हैं कि हम साथ नहीं रह सकते। अब बात जब हम करने वाले थे वापस से अपनी बात कर जाते हैं कि 1 साल हो गया हो दोनों को अलग अलग रहते हुए, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह वो नहीं रह रहे, तो अब क्या आती है कि अब सबसेक्शन 2 जो है 13B के 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 हमने पढ़ लिया कि वो पिटीशन लेके जाएंगे दोनों म्यूचुअल कंसेंट से और 1 साल के बाद जाएंगे, जब 1 साल हो जाएगा अलग रहते हुए तब जाएंगे डिवोर्स की पिटीशन लेते हुए म्यूचुअल कंसेंट से। फिर 13B का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो लोग हैं जो शादी के तोड़ने के लिए म्यूचुअल कंसेंट से लेकर आए हैं पिटीशन, उनको कूलिंग पीरियड दिया जाता है। कूलिंग पीरियड का मतलब हो सकता है आवेश में उन्होंने निर्णय ले लिया अब हमें साथ नहीं रहना, तो अब उन्हें कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि वो सोच ले, विचार ले कि हाँ उन्हें वास्तव में साथ रहना है नहीं। इसीलिए सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का टाइम दिया गया। 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का टाइम दिया गया, मीन्स कि कम से कम 6 महीने हो जाए तभी उसके ऊपर डिक्री आएगी कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होना है या फिर नहीं। और जो है 18 महीने से कम, 6 महीने से 18 महीने के बीच बीच में डिक्री आएगी। 6 महीने से पहले डिक्री नहीं आती, वो कूलिंग पीरियड दिया जाता है। सेक्शन 13B ये कहता था जब ये बना था। अब जब हमने अभी बात की, आज की डेट में चल रहा है ये वाला केस अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन को 2017 का केस, ध्यान से बिल्कुल रख लीजिएगा इसको यार। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि अगर ये जो मैं 6 महीने का पीरियड कहा है ना कि 6 महीने से पहले डिवोर्स की डिक्री नहीं दी जा सकती, ये सर्कमस्टांस पे बेस करता है। यानी अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि 6 महीने से पहले भी डिक्री दी जा सकती है, क्योंकि अगर 6 महीने का हमने टाइम पीरियड रखा कि हम 6 महीने बाद सुनवाई करेंगे तो उन दोनों पार्टीज का नुकसान होगा और अब उन दोनों के बीच में साथ रहने की सारी गुंजाइशें, सारे होप्स, यूनियन होने की, रीयूनियन होने का उनका आपस में कुछ भी होप बचा नहीं है, तो 6 महीने के से पहले भी डिवोर्स दिया जा सकता है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था, इसको बिल्कुल ध्यान से याद रख लीजिएगा।
अभी एक केस आ जाती है बात की, जो टाइम पीरियड दिया कि 6 महीने से 18 महीने का टाइम पीरियड, जो ये कूलिंग पीरियड है, तो इस बीच में क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों जो है डिवोर्स की डिग्री जो है वापस ले लें? बिल्कुल ले लें। संतोष कुमार वर्सेस वीरेंद्र कुमार 1986 में राजस्थान हाईकोर्ट ने यही बोला, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने यही कहा कि जो कूलिंग पीरियड दिया ही इसीलिए गया है कि अगर व्यक्ति चाहे कि अब नहीं, उन्हें लगता है कि हमने डिसीजन गलत ले लिया था, हमें साथ रहना है, तो वो अपनी पिटीशन को वापस ले सकते हैं। तो ये हमारे तीनों केस जो है वो 13B से रिलेटेड है, इन तीनों को हमें याद रख लेना है। अब वापस अपने 13 सेक्शन पे चलते हैं। जो सबसे पहले आपके सामने केस दिख रहा है, श्रीमती पुष्पा, दिस इज नॉट पुष्पा, दिस इज पुष्पा, सॉरी दिस इज पुष्पा, ठीक है। पुष्पा देवी वर्सेस राधे श्याम 1972 का केस, ये अडल्ट्री का केस है, ठीक है। ये तीनों केस जो है वो अडल्ट्री के हैं। देखिए सबसे पहला कहता है श्रीमती पुष्पा देवी वर्सेस राधे श्याम 1972 का। इस केस में ये कहा गया कि जो अडल्ट्री का केस होगा वो डायरेक्ट एविडेंस पे बेस्ड नहीं होगा। मीन्स अगर अडल्ट्री का कोई व्यक्ति डायरेक्ट एविडेंस देगा तो उसको सस्पिशन से देखा जाएगा, सस्पेक्ट किया जा सकता है उसको, और हो सकता है उसको जो है एक्सेप्ट भी ना किया जाए। लेकिन जब हमने बात की फिर कौन से एविडेंस, यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को कंसिडर किया जाता है अडल्ट्री के केस में। इस केस में ये हेड हुआ कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखे जाएंगे अडल्ट्री के केस में। फिर थिमप्पा दासप्पा वर्सेस थिमप्पा 1972 का केस। इस केस में क्या हुआ था कि वाइफ जो थी वो स्ट्रेंजर के साथ घूमती हुई दिखाई दी, फिर कुछ दिनों बाद वो स्ट्रेंजर के साथ किसी रूम में मिली, तो वहां पर हस्बैंड ने क्वेश्चन किया कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, तो हस्बैंड ने अडल्ट्री की कहते हुए बाद डिवोर्स के लिए पिटीशन दी। तो वहां पर कुछ प्रूफ नहीं हो पाया कि वो जो अभियुक्त है, जो उसको उसके ऊपर चार्ज लगा है अडल्ट्री का, कि वो जो है दोष जो है उसका मतलब सिद्ध नहीं, अपने आप को दोष मुक्त नहीं सिद्ध कर पाती, तो वो अपने जो है यहाँ पर अडल्ट्री के बिना पर व्यक्ति को, उस हस्बैंड को डिवोर्स मिल जाता है। फिर हरगोविंद सोनी वर्सेस रामदुलारी 1986 का केस है। इस केस में हस्बैंड ये बोलते हैं कि मैंने अपनी वाइफ से 1968 से और कुछ 28 अप्रैल 1968 टू बी वेरी स्पेसिफिक, तब से लेके कोई संबंध नहीं रखा, मतलब जब तक उन्होंने केस फाइल किया तब से मेरा कोई संबंध नहीं था, और इन बिटवीन उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। तो जब ब्लड टेस्ट कराया गया तो फाइंड आउट हुआ कि 2 बच्चे जो हैं, 2 लड़के जो हैं वो तो उन्हीं के ही हस्बैंड के ही हैं, और जो तीसरी लड़की है जो वो हस्बैंड की नहीं है। तो ये सिद्ध हो गया कि वाइफ पर अडल्ट्री का चार्ज बैठता है, तो उसको डिवोर्स मिल गया, हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया। फिर ये जो केस है इंदिरा जंजील वर्सेस एस.के. जंगील, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्रुएलिटी जो होगी वो आपस में अगर कोई डे टू नेचर मैच नहीं करता तो वो क्रुएलिटी का केस नहीं बनता। रामनारायण गुप्ता वर्सेस श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता 1988 का केस, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। इस केस में कहा गया कि जब हमने बात की थी अनसाउंड माइंड की या मेंटल डिसऑर्डर की, जब हमने बात की तो मेंटल डिसऑर्डर में भी कोर्ट कहते हैं कि ये देखना है, हमें क्या देखना है, डिग्री देखनी है, डिग्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो भी मेंटल डिसऑर्डर है, अगर हम आजकल तो बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस तो इतना कॉमन हो गया, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से कई बीमारी आ जाती हैं, है ना, माइंड से रिलेटेड। तो बोल रहे हैं कि देखना है कि चांसेस है व्यक्ति की ठीक होने के, नहीं, डिग्री कितनी है, किस लेवल तक उनका मेंटल डिसऑर्डर बढ़ चुका है। अगर इस तरीके का है कि ठीक होने के चांसेस है, वो अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकते हैं, वापस से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं, तो उस ग्राउंड पे फिर उन्हें जो है डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। अब एक प्रॉब्लम होती है मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, होती है शिजोफ्रेनिया। तो कह रहे हैं कि शिजोफ्रेनिया, इस केस में यही था कि शिजोफ्रेनिया की भी कैटेगरीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर शिजोफ्रेनिया ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है। तो जब तक ठीक होने वाली स्टेज है तो वहां पर फिर डिवोर्स नहीं मिलेगा। इस केस में रामनारायण गुप्ता वर्सेस श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता के केस में ये कहा गया। तो कुछ केस लॉ 13B के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।